Today we are starting our discussion from a MCQ that is related to discussion in the last lecture. Two coils of self-inductance 2 Henry and 4 Henry are connected in series, then the inductance of circuit is. आपको ये बताना है कि अगर दो कॉइल सीरीज़ में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो आप उनकी टोटल इंडक्टेंस बताएं कि टोटल इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी। तो ये आंसर हम किस बेसिस पे कर सकते हैं? हमने तो लास्ट टाइम सिर्फ ये पढ़ा था कि एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है, एक सेल्फ इंडक्टेंस होती है। सेल्फ इंडक्टेंस को हम मालूम कर सकते हैं नंबर ऑफ़ टर्न्स, फ्लक्स और करंट की बेसिस पे। और अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे इसी तरह से आ जाएं तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं, बट इन दिस सेकेंडरी और प्राइमरी की बातें आ जाएंगी, अदरवाइज द रिलेशन लुक लाइक सेम, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। तो अब यहाँ पे हमें इसको कैसे आंसर करना है इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि ये अगर दो कॉइल्स हैं और दोनों हमने कनेक्ट की हुई हैं सीरीज़ में, यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्टेड है वो। जब सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो इंडक्शन का जब भी प्रोसेस होगा तो ये बात तो क्लियर है कि इंडक्टेंस में प्रोड्यूस क्या हो रहा है, इंडक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ, वोल्टेज। तो जब ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो एक ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा जिसको आप सीटा 1 कह सकते हैं, इसके लिए आप सीटा 2 ले लें। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ हो जाएगा सीटा विल बी इक्वल टू सीटा 1 प्लस सीटा 2। तो यहाँ पे जो इंडक्टेंस के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी फॉर दी सेल्फ, और यहाँ पे आप लिखेंगे L1 डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसी तरह से दूसरे के लिए आप लिखेंगे कि डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब सीरीज़ में क्या होता है कि करंट सेम होता है। जब करंट सेम होता है तो ये कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बाकी इक्वेशन आपके पास क्या बचेगी? L इक्वल टू L1 प्लस L2। तो सिंपली इंडक्टेंस जो है वो ऐड हो रही है। तो इसका मकसद है कि हमारे पास एक 2 है, दूसरा 4 है, तो इट मीन्स दैट द रिज़ल्ट विल बी 6। तो करेक्ट आंसर ये है। और अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में हमें पता है कि पैरेलल में करंट्स ऐड होते हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस ऐड हो रहे हैं, करंट्स ऐड होते हैं, जिसकी बेसिस पे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये मिलेगी कि 1 ओवर एल इक्वल टू 1 ओवर L1 प्लस 1 ओवर L2। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी। तो जिस तरह से सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स का है, उसी तरह से रेजिस्टर्स का है, इसी तरह से सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास इंडक्टर्स का भी है। एन अदर थिंग इंडक्टर्स के बारे में कि इंडक्टर्स में भी एनर्जी स्टोर होती है, और वो जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम कहते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, वो कौन से फॉर्म में होती है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर हो रही होती है। तो उस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हम लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी is connected in the circuit. If 2 ampere current flows through it, then what is the energy stored in this coil? वहाँ पे आपको एनर्जी बतानी है कि क्या स्टोर हुई है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। A coil of inductance 4 Henry is connected in the circuit. If 2 ampere current flows through it, then what is the energy stored in this coil? उस कॉइल के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो आप बता दें कि वो 2 जूल है, बी में वो 4 जूल है, सी में वो 6 जूल है, या डी में वो 8 जूल है, और ई ऑप्शन भी यहाँ पे मैं एहतियातन लिख देता हूँ कि शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो ई नन ऑफ दीज। तो अब हमें यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसका फार्मूला क्या है?
तो उसका फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, जो एनर्जी जो भी यहाँ पे स्टोर हो रही है वो कौन से फॉर्म में है, वो एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड द करंट। ठीक है, वो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये होती है, जो कि मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 Li²। ठीक है, Li², ये हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है कि इतनी एनर्जी जो है इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है। तो अब इस इक्वेशन को अब आप इस्तेमाल करेंगे, तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए 1/2 L की वैल्यू आपको 4 बताई गई है और I की वैल्यू 2 बताई गई है, उस पर स्क्वायर है, तो ये हो गए 1/2 इंटू 4 2 हो गए और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इट मीन्स दैट 8 जूल। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ओके जी, ये चीज़ें हैं इंडक्शन के बारे में, जो कि हमारी लास्ट टाइम की डिस्कशन थी। अब आज की डिस्कशन में हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मोशनल ईएमएफ का। वो इसलिए कि वो हमें रिक्वायर्ड है एसी जनरेटर के अंदर। तो मोशनल ईएमएफ एक्चुअली क्या होता है? जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, ये मैग्नेटिक फील्ड मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जो कि डायरेक्टेड है इनवर्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर मौजूद है, लेट्स से ये मैं कंडक्टर एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे कि ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर को अगर आप मूव करवाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस कंडक्टर के टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं ईएमएफ, और वो किसकी वजह से? मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मोशनल ईएमएफ। जब आप इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B के तहत इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आएंगी, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस आएंगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ, और वो इक्वल होता है VB/L sin थीटा के। ठीक है, दिस इज द सिंपल इक्वेशन। डायरेक्टली हम इक्वेशन पे ही आते हैं, और ये मोशनल ईएमएफ डिपेंड करता है मोशन पे। ठीक है, लेंथ आपने कंडक्टर की जो ली, जो मैग्नेटिक फील्ड ली, जो एंगल सेट कर दी। अब अगर आपने एक वेलोसिटी कांस्टेंट रखी हुई है, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक फिक्स वैल्यू ही ईएमएफ की यहाँ पे क्रिएट हो पाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप उससे स्पीड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ सकती है, अगर स्पीड कम करेंगे तो कम हो सकती है, लेकिन फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इस पे भी हम एक ले लेते हैं कि 2 meter conductor is moving in perpendicular direction to the magnetic field with velocity 3 meter per second. If the magnitude of magnetic field is 5 Tesla, then what is the maximum possible induced EMF across the terminals of conductor? A conductor of 2 meter length is moving at right angles to the magnetic field with velocity 3 meter per second. If magnetic field has strength 5 Tesla, then what is the maximum possible EMF that can be produced across the terminals of conductor? तो वो जहाँ जो वहाँ पे EMF प्रोड्यूस हो सकता है वो कितना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना पॉसिबल है कि वहाँ पे हो सके? उसके लिए एंगल बताने की ज़रूरत थी नहीं, बाय द वे हमने इक्वेशन में बता दी है, क्वेश्चन में बता दी है कि वो 6 वोल्ट होगा, बी में वो 5 वोल्ट होगा, सी वो 30 वोल्ट होगा, डी में वो 15 वोल्ट होगा। कितने वोल्ट हो सकता है? तो सिंपली आपको सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, 2 × 5 × यहाँ पे 3,
3 क्योंकि वेलोसिटी 3 बताई गई है, और ये 5 है, ये 2 है, ये साइन परपेंडिकुलर है तो 1। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आंसर आएगा 30 वोल्ट। ठीक है जी। तो इस तरह से ये है मोशनल ईएमएफ। अब आ जाते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पे। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के लिए मैं पहले उसकी एक डायग्राम आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद जो है हम उस पर डिस्कस करते हैं। ओके जी। एसी जनरेटर के लिए ये हमने एक यहाँ पे डायग्राम शो किया है, जिसमें हमें उसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई हाउ मैनी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एसी जनरेटर। तो एक तो एसेंशियल पार्ट हमें पता है कि फील्ड मैग्नेट होता है। तो फील्ड मैग्नेट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल जो है आपके पास अवेलेबल है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इस तरह से ये फील्ड मैग्नेट्स हैं। उसके बाद होता है आर्मीचर। तो आर्मीचर को यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं दिखाया गया कि आर्मीचर जो है ना क्या है, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे डेफिनेटली शो किए गए हैं। आर्मीचर असल में क्या होता है कि एक किस्म की पूरे के पूरा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक रॉड होती है। यहाँ पे लेट्स से एक रॉड हो, और उस रॉड पे कोई सिलेंड्रिकल सरफेस हो, और उस सरफेस के ऊपर जो है कॉइल वाउंडेड हो। तो उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से ये एक रॉड है, और उस रॉड के ऊपर हमने ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस प्लेस कर दिया है। और उस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर अब हम क्या करेंगे कि जो कॉइल है वो वाउंड करेंगे। लेट्स से ये कॉइल की वायर है, ये वायर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। इस तरह से हम उसको इस पे वाउंड करते जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है एक्सिल का, सिलेंडर का और उसके साथ साथ कॉइल का, इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि दिस इज़ दी आर्मीचर। तो ये आर्मीचर है। और तीसरा पार्ट होता है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स और कलेक्टिंग ब्रशेस। ठीक है। तो ये पार्ट्स होते हैं जनरेटर के अंदर। स्लिप रिंग्स और कलेक्टिंग ब्रशेस क्या हैं? ये रिंग्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये जो रिंग है, इसके अंदर ये जो रॉड आके इसके साथ टच हो रही है, असल में ये एक वायर है, वो इस पर स्लिप करती रहेगी। ये यहाँ से जो कंडक्टर इसके साथ टच हो रहा है, ये इसके साथ, इस रिंग के साथ स्लिप होता रहेगा। तो ये दोनों रिंग्स जो हैं ये स्लिप रिंग्स हैं, नॉट स्प्लिट रिंग्स। यहाँ पे आपको ये स्प्लिट रिंग्स लिखा हुआ मिल रहा है। स्प्लिट रिंग्स होती हैं डीसी जनरेटर के अंदर। ये स्लिप रिंग्स हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें स्लिप हो रही हैं। डीसी जनरेटर के अंदर डेफिनेटली स्प्लिट रिंग्स होंगी, लेकिन हेयर दीज आर दी स्लिप रिंग्स। तो ये हो गया पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। तो इसमें से मेरे ख्याल से नहीं कि कोई एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। तो अब हम आ जाते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। जब ये वर्क करता है तो वर्क करने से, इसको रोटेट करवाएंगे तो रोटेट करने से होता है क्या है कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है। ईएमएफ जो है ना यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे ये रोटेट करेगा। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें करंट की डायरेक्शन एक नहीं रहती, करंट की डायरेक्शन अल्टर होती रहती है। लाइक इस वक्त जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये वाली, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये शो की गई है। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि जो भी इस साइड पे आएगा वो करंट इधर डिलीवर कर रहा होगा, जो साउथ की साइड पे आएगा वो करंट इस डायरेक्शन में डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शंस हैं। अब आप देखें कि कुछ देर के बाद ये साइड घूम के इधर आ जाएगी, और ये साइड घूम के इधर चली जाएगी। तो फिर उस वक्त क्या होगा कि इस वक्त इस कॉइल में से करंट जो है वो इन हो रहा है, और इसमें से आउट हो रहा है। ठीक है। इस वक्त ये देखें, ये रॉड जो यहाँ से करंट जाता हुआ यहाँ से आउट हो रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है। लोड रेजिस्टर में से करंट ऐसे जा रहा है। कुछ देर के बाद क्या होना है, जब ये साइड उधर चली जाएगी तो करंट इसमें से इस तरफ जाएगा,
और इसमें से आउट होगा, इसमें से आउट होगा तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ख़त्म। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और यहाँ से करंट इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से करंट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से फिर कुछ देर के बाद वही पहले वाली डायरेक्शन आ जाएगी, मीन्स ये, फिर ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो इसमें सवाल जो है वो जर्नल थीम के अगर लिए जाएं तो जर्नल एक इस तरह से भी सवाल किया जाता है कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जनरेटर्स यूज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एसी जनरेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो भी उनकी यूज़ की जाती है दैट इज़ सेम, तो जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जा रही है वो कितनी है। ऑप्शन ए में 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी है 220 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी है कि 110 हर्ट्ज़, ऑप्शन डी है 60 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जनरेटर्स यूज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एसी यूज़ हो रहे हैं, जनरेटर या एसी सिस्टम जो भी यूज़ हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। दैट इज़ दी करेक्ट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी कंट्री में 60 की होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैं जो अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 50 या 60 होती है। कोई कंट्री 60 वाली इस्तेमाल कर रहा है, कोई कंट्री 50 वाली इस्तेमाल कर रहा है, बट इन पाकिस्तान जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है दैट इज़ 50। ओके जी, अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि उसका जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जो ईएमएफ ये प्रोड्यूस कर रहा होता है, जितना भी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होगा वो कितना होता है, वो किसके इक्वल होता है। उसकी बेसिक इक्वेशन जो होती है वो मोशनल ईएमएफ से डबल होती है, क्योंकि यहाँ पे एक वायर इधर है, एक वायर इधर है। तो एक वायर के लिए हम पढ़ चुके हैं VBL sin थीटा होता है, तो दो वायर्स के लिए 2VBL sin थीटा हो जाता है। और ये वोल्टेज हो गया 2VBL sin थीटा। यहाँ पे हमारे पास कॉइल की जो रिंग्स हैं, रिंग्स नहीं, टर्न्स, कॉइल के टर्न्स हैं वो लाजमी तो नहीं है एक हो, वो मल्टी टर्न्स हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास रिज़ल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से भी मिलता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स को भी इंक्लूड करना होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2VBL n sin थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा कह लें कि दिस इज़ दी करेक्ट वैल्यू फॉर दी मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ये हमारे पास मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन है। अब आप देख लें कि हमें जो रोटेशनल ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए लीनियर वेलोसिटी नहीं, बल्कि उसके लिए हम लेते हैं रोटेशनल वेलोसिटी। तो जब रोटेशनल वेलोसिटी लेते हैं तो रोटेशनल वेलोसिटी यहाँ पे कहाँ से आएगी, इस वेलोसिटी से, और हमें पता है कि v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो r है, जो कॉइल रोटेट कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉइल रोटेट कर रही है, तो कॉइल की ये जो ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ जो है वो उसका रेडियस बन जाती है दोनों साइड पे, क्योंकि ब्रेड्थ का हाफ ये सारा डायमीटर हो गया और ब्रेड्थ का हाफ जो है वो रेडियस बन जाता है। जब रेडियस बन जाता है तो इसे हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू b/2 ओमेगा। अब ये जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा v, दिस इज़ फॉर द वोल्टेज इक्वल टू b ओमेगा कैपिटल B L n sin थीटा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो जाता है, v इक्वल टू n
बी ए ओमेगा साइन थीटा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये हमारे पास आंसर है। और हाँ, इसमें ये सारे के सारे जो हैं अगर हम ले लें एज अ फिक्स वैल्यू के, हमने स्पीड भी जनरेटर की फ़िक्स कर दी और उसके साथ साथ हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स तो उसके अंदर फिक्स ही होंगे क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकते, स्पीड ही चेंज हो सकती है, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें जब हमने जनरेटर बना दिया तो फिक्स हो गई। तो वी हम ले सकते हैं कि वी इज़ इक्वल टू वी नॉट, मतलब एक फिक्स वैल्यू है इनटू साइन थीटा, थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे वी नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड और इसको कंप्लीट को हम कहते हैं साइन वेव। ठीक है, ये साइन वेव है। तो ये साइन वेव क्या है, बिल्कुल एक वेव के टाइप की होती है। और साइन वेव क्या होती है कि ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। साइन और कोसाइन दोनों वेव्स एक ही जैसी होती हैं, जस्ट फ़र्क ये होता है कि साइन ज़ीरो से स्टार्ट होती है और कॉस जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, जस्ट दिस इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, इसको हम कहेंगे वी नॉट, और यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको कहेंगे माइनस वी नॉट। लेकिन एम्पलीट्यूड में माइनस या प्लस का हमारे लिए कोई भी चक्कर नहीं होता, इस वजह से हम मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू भी इसे कहा जाता है और उसे मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है। ओके जी, अब हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि पीक वैल्यू से हम, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेंज होता रहता है वोल्टेज का वैल्यू। तो जब वोल्टेज का वैल्यू चेंज होता रहता है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जनरेटर वोल्टेज दे रहा है, ये वोल्टेज कितने दे रहा है। हम कहते हैं कि 220 वोल्ट दे रहा है, 200 वोल्ट दे रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी के 110 वोल्ट आ रहे हैं, 200 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब जो भी वोल्टेज हैं वो फिक्स तो है ही नहीं, कभी वो ज़ीरो हैं, कभी वो प्लस हैं, कभी वो माइनस हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलता है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द पीक वोल्टेज। जो पीक वोल्टेज होता है उसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, जिस तरह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप पढ़ते हैं इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी है फॉर दी वोल्टेज। तो जो वोल्टेज हमारे पास हम कहते हैं कि 220 वोल्ट आ रहे हैं, वो असल में क्या होते हैं, वो VRMS होते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है वो। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हमें जो है ना, हम बता रहे होते हैं असल में कि 220 वोल्ट है, 210 वोल्ट है, या कितने वोल्ट है, वो असल में ये होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करें, हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज़ अ वैल्यू ऑफ DC voltage that is actually equivalent to the peak value of an AC voltage। AC वोल्टेज यहाँ पे जो भी है, जितना काम जो इफ़ेक्ट यहाँ पे ये कर सकता है, उतना इफ़ेक्ट अगर कोई DC वोल्टेज कर सकता है, तो वो जो दोनों हैं वो दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट हो गए, इक्वल तो हो नहीं सकते, इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट हो गए। तो जब हम इस पीक वैल्यू का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, तो जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो वो उतना ही काम कर रहा होता है जितना एक DC कोई फिक्स वैल्यू काम कर रहा होता है। तो फिर हम कहते हैं कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू सम DC वैल्यू, और जो DC वैल्यू के इक्वल होता है तो वही उसके वोल्टेज को रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं। ठीक है, वही उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। या मैं फिर से एक बार इसको जो है ना रीएड्रेस कर देता हूँ कि आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूँ। अब यहाँ पे वोल्टेज इस पॉइंट पे ज़ीरो है, इस पॉइंट पे कुछ होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा है, ज़ीरो हो गया, नेगेटिव हो गया,
नेगेटिव हो गया, इस तरह से चेंज हो रहा है। ये वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ज़ीरो है, लेकिन ये वोल्टेज जो है, जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। वो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे ले लूँ कि बहुत ज़्यादा का क्या मकसद लूँ मैं, बहुत ज़्यादा का मैं मकसद ले लेता हूँ कि ये लेट्स से 40000 इतना है, ये इतने वोल्ट है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये इतने वोल्ट है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं अगर रूट वैल्यू ले लूँ, स्क्वायर रूट वैल्यू ले लूँ, तो वो मुझे मिलेगा 200, ठीक है। 200 मिलेगा। ये एग्जैक्ट मैं फार्मूला नहीं बता रहा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 200 मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो कितना भी हो, लेकिन जहाँ पे हमें रूट वैल्यू बताना है तो फिर हम कहेंगे कि इसका वोल्टेज 200 है। तो यहाँ पे तो 40,000 है, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। लेकिन हम कहेंगे कि ये वोल्टेज, ये सारे का सारा वोल्टेज कम ज़्यादा होने वाला उतना इफ़ेक्ट दे सकता है जितना डीसी का 200 वोल्टेज दे सकता है। तो फिर हमने इसको उसके इक्विवेलेंट ले लिया। जब हमने इसको उसके इक्विवेलेंट ले लिया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट वैल्यू है एसी के पीक का, वो डीसी के इतने के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसी तरह से हमने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज का, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। और वो जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है उसका फार्मूला ये सिर्फ सीधा साधा अंडर रूट नहीं है। उसका फार्मूला क्या होता है, VRMS का फार्मूला होता है कि जो भी पीक वोल्टेज है जिसे हमने V0 कहा है, डिवाइडेड बाय √2। √2 से उसे डिवाइड करना है आपने, ठीक है। √2 से डिवाइड करना है। √2 से आप डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू मिल रहा होगा वो हमारे पास जो है ना, क्या है, वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। और वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है किसके, उतना ही काम ये करंट कर सकेगा, उतना ही काम उतना डीसी वोल्टेज कर सकता है। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू दैट वन। तो इस पर मैं एक MCQ लिख देता हूँ कि इफ़, मैं ये लिखता जाता हूँ ताकि हमें क्लियर होता जाए। इफ़ peak voltage of an AC cycle is 1410, ठीक है। या 1410 नहीं लेते, हम ले लेते हैं कि इट इज़ 141 वोल्ट, then what is the VRMS value of this voltage। इसका VRMS आप बता दें कि VRMS क्या होगा। ऑप्शन ए है 10 वोल्ट, ऑप्शन बी है 100 वोल्ट, ऑप्शन सी है कि 50 वोल्ट, ऑप्शन डी है 0 वोल्ट। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि VRMS इक्वल टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। पीक वोल्टेज 141 है, डिवाइडेड बाय 1.41, क्योंकि √2 होता है 1.41। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। सो दिस इज़ दी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप पीक वोल्टेज भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो AC साइकिल है, उस AC साइकिल के लिए मैं एक और इमेज आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। ये एक्चुअली इमेज जो हमारे पास कॉइल होती है उसकी रोटेशन के हिसाब से हमें इंडिकेट करके दे रहा है कि इस स्टेट में जब
फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो है। जो हमने इस इक्वेशन में एंगल ली हुई है साइन थीटा, तो ये असल में वही एंगल को, उसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब एंगल ज़ीरो तो ईएमएफ भी ज़ीरो, तो ये वो एंगल है। और यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, ईएमएफ ज़ीरो है। लेकिन कुछ देर के बाद एंगल 90 हो गई, जो हमारे पास कॉइल है वो रोटेट होते होते ऐसे आ गई, तो यहाँ पे फ्लक्स ज़ीरो हो गया और ईएमएफ मैक्सिमम। यहाँ पे फिर से आगे रोटेट होते होते 180 हो गई, तो ये अगेन ज़ीरो पे चला गया। अब मैक्सिमम की तरफ ये जाना चाह रहा है। फिर से इसमें जो ईएमएफ है बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसे समझ लें कि करंट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। तो अब यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो ये जो रोटेशन है करंट की, अब आप ये देखें, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या था, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ईएमएफ था ही नहीं, तो इस वजह से कोई भी डायरेक्शन शो नहीं की गई। अदरवाइज़ जैसे यहाँ से मूव होना शुरू होगा, करंट इस तरफ जाना शुरू होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे रोटेट होता जाएगा यहाँ पे फिर ज़ीरो आ गया, और जैसे आगे जाएगा तो ये करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव जो पोलैरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्चर है जो बता रहा है कि एसी साइकिल जो है ना इस तरह से भी आप बना सकते हैं। हमने सिंपली कॉन्सेप्ट जो बताया कि साइन वेव वाला ले लेते हैं, वो भी लेके आप कह सकते हैं सीधा साधा कि साइन वेव बन रही है, या आप इसी तरह से जो है ना डायग्राम की बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके जी, तो फिर हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एसी जनरेटर, कि हम ऐसे कंसिडर करते हैं एन एसी जनरेटर हैज़ a coil of area 25 into 25 centimeter square with 800 turns present in magnetic field of 0.7 Tesla. What should be this is not 8, this is S. What should be the angular speed if it produces output of 220 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट हमें 220 वोल्ट दे तो उसकी रोटेशनल स्पीड क्या हो। ऑप्शन ए 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, बी 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, सी 3 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, डी 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। सो सिंपली आपने जो डिटर्मिनेशन करनी है, यहाँ पे लफ्ज़ मैक्सिमम का हमें दिया नहीं गया। ठीक है, मैक्सिमम हमें प्रोवाइड किया नहीं गया, तो एक्चुअली हमें मैक्सिमम चाहिए। व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड इफ़ इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम आउटपुट ऑफ, क्योंकि वो तो चेंज होता रहेगा ना,
वो कभी ज़ीरो है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। हम कौन सा मेजर कर सकते हैं? हम मैक्सिमम वाला। जब हम मैक्सिमम वाला मालूम कर सकते हैं तो मैक्सिमम के लिए हमें पता है कि हमने वी नॉट किसकी जगह पे लिखा था। मैं आपको दोबारा से वही इक्वेशन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें एन बी ए ओमेगा। तो एन बी ए ओमेगा क्या है? वो मैक्सिमम वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन बी ए ओमेगा, हमें ओमेगा मालूम करनी है। तो इसका मकसद है ओमेगा इक्वल टू, या अभी हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 220 इक्वल टू एन 800 है, बी 0.7 है, और उसके साथ साथ ये 1/16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर हैं। 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मीन्स 1/4 मीटर इंटू 1/4 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/16 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि हमें जो लेना होता है वो SI यूनिट्स में लेना है। और यहाँ पे ओमेगा, तो ये 220, 800 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, ये 35 आ जाएगा ओमेगा। तो 35 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर रहा है। जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 6.28 ओमेगा। तो ये आंसर होता है रेडियन पर सेकंड में। तो ये रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, आपको पता है 6.28 रेडियन आर इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन की इक्वल होता है, तो वो आप एक रेवोल्यूशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। तो ये है AC जनरेटर। अब DC हमें जो सिलेबस दिया गया है उसमें है नहीं, अदरवाइज़ DC की भी सेम कंडीशन होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि स्लिप रिंग्स की जगह पे स्प्लिट रिंग्स होती हैं, और जो DC करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, उसकी डायरेक्शन अल्टरनेट नहीं होती। हम अगर उसके लिए एक क्वेश्चन लिख दें कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ DC या डायरेक्ट करंट यूज्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो DC करंट यूज़ किया जा रहा है, DC सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है? वो फ्रीक्वेंसी ऑप्शन ए में मैं लिख देता हूँ कि वो होती है 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी में लिख देता हूँ कि वो होती है 60 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी में लिख देता हूँ कि वो होती है 220 हर्ट्ज़, और ऑप्शन डी में लिख देता हूँ कि वो होती है 0 हर्ट्ज़। ठीक है, तो क्लियरली DC करंट सेम डायरेक्शन में होता है और वो अल्टरनेटिंग नहीं है। जब अल्टरनेटिंग नहीं है तो इसका मकसद है कि उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। जो अल्टरनेटिंग होता है, ओसिलेटिंग चीज़ होती है, उस ओसिलेटिंग की फ्रीक्वेंसी होती है। तो DC करंट ओसिलेटिंग नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। ओके जी, अब इसके बाद आ जाते हैं हम ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर के लिए अगेन मैं एक इमेज पहले ले लेता हूँ, उसकी बेसिस पे हम जो फार्मूला है उसका लिख के उस पर डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, और एक आयरन कोर होती है। आयरन कोर ये है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ की जाती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्गर होती है। प्राइमरी कॉइल, उसके नंबर ऑफ टर्न्स NP से इंडिकेट होते हैं, करंट IP से, और वोल्टेज VP से। सेकेंडरी कॉइल के इसी तरह से ये इंडिकेशन यहाँ पे है। तो अब जो ये डिवाइस काम करती है, ये कौन से प्रिंसिपल के तहत काम करती है? तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 कॉइल्स हैं, तो इसका मकसद है म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के तहत जो है ये काम कर रहा होता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन का है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी इफ़िशेंसी को रिलेट करने के लिए इनपुट और आउटपुट की हम क्या करते हैं, हम इसके लिए फैराडे लॉ अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल के लिए, और फिर हम सेकेंडरी कॉइल के लिए भी अप्लाई करते हैं, फिर दोनों को करते हैं रिलेट। प्राइमरी कॉइल के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है VP। यहाँ पे मैं EMF को VP से इंडिकेट कर रहा हूँ कि -NP
डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और इसी तरह से हमें वी एस मिलता है माइनस एन एस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो ये कैंसिल हो जाते हैं जब इनका रेशो लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन मिल जाती है वी एस इक्वल टू मीन सेकेंडरी जो हमारे पास कॉयल है उसका वोल्टेज वी एस, उसको हम वी एस से इंडिकेट कर रहे हैं, ये वी एस इक्वल टू वी पी इंटू एन एस ओवर में एन पी। तो सारे की सारी चीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स पे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल सेकेंडरी के ज़्यादा हैं प्राइमरी के कम हैं तो इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलेगा। जब 1 से ग्रेटर मिलेगा तो ये भी ज़्यादा होगा, वी एस भी ज़्यादा होगा। अगर एन एस का वैल्यू एन पी से कम है तो वी एस भी कम होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एन एस ग्रेटर है एन पी से तो उस स्टेट में जो वी एस है वो भी ग्रेटर होगा वी पी से, और इसे कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर एन एस लेस होता है एन पी से तो इसका मकसद है वी एस भी लेस होगा वी पी से, तो इसे कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है, और जो स्टेप अप है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ वन विच इज़, स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो कि क्या कर रहा होता है। ऑप्शन ए में हम कहते हैं इंक्रीज या इंक्रीजेज पावर, बी में हम लिख लेते हैं कि इंक्रीजेज करंट, सी में इंक्रीजेज वोल्टेज, डी में ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सारी चीज़ें बढ़ा रहा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करनी ज़रूरी है कि पावर को वो इंक्रीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि पावर जितनी उसे मिल रही होगी उतनी ही दे सकता है या उससे कम दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता पावर। लेकिन वो क्या कर रहा होता है, ये करेक्ट नहीं हो सकता। और करंट यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास एक मिलती है वी प्राइमरी इंटू आई प्राइमरी इक्वल टू वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी। ये एक्चुअली इक्वेशन है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो जो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये इक्वेशन है ये बता रही है कि दोनों चीज़ों की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी, इनपुट पे भी आउटपुट पे भी। इनपुट पे अगर करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम है, इनपुट पे अगर करंट कम है तो वोल्टेज ज़्यादा है। दोनों में से एक चीज़ इनपुट पे कम होगी, एक आउटपुट पे कम होगी। तो करंट इंक्रीज़ नहीं करता। अगर आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा लेने हैं आपने तो इसका मकसद है करंट डिक्रीज़ हुआ मिलेगा। तो करंट डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, सिर्फ वोल्टेज इंक्रीज़ हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर के थ्रू आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर सकते हैं, वोल्टेज डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर जिसमें वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है उसमें करंट क्या हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा। आइडियल है तो इसका मकसद है उसमें पावर सेम रहेगी। अगर पावर सेम नहीं है तो उससे कम हो सकती है, ज़्यादा होना मुमकिन नहीं है। ज़्यादा होने के चांसेस हैं ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि ज़्यादा हो जाए। ठीक है, ओके। तो अब हम जो है इसके जो यूजेस हैं वो देख लें कि यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। आप देखते हैं कि अगर हमारे पास एक डोर बेल है उसमें भी इसका यूज़ है, वहाँ पे हम 220 वोल्ट से 3 वोल्ट कर रहे होते हैं। ग्रिड स्टेशन में इसका यूज़ है, वहाँ पे वोल्टेज जो है ना बढ़ाए जा रहे होते हैं। सिटी को जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहाँ पे वोल्टेज कम किए जा रहे होते हैं। तो ये इसके जो है ना यूजेस हैं। ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हैं वो आपको मोटे मोटे याद करने हैं कि एक होता है ईडी करंट लॉस, कि ये जो कॉयल जिस पे कॉयल जो है ना
वाउंडेड हैं कोर, उस कोर में भी कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो करंट इस कोर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको कहा जाता है ईडी करंट, और वो लॉस हो जाता है। क्यों लॉस हो जाता है? आउटपुट पे नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं ईडी करंट लॉस। तो जब ईडी करंट लॉस है तो उसको हम कम कर सकते हैं बाय लेमिनेशन मेथड, कि हम इसकी बारीक बारीक फॉइल्स बना के उसमें से जो है ना इसको बना रहे हूँ और दरमियान में इंसुलेटर दे रहे हूँ। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो लॉस होता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, उसे कहा जाता है हिस्टेरिसिस लॉस। जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, कभी ऐसे करंट की डायरेक्शन है कभी ऐसे है, तो वो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है। कभी मैग्नेटाइजेशन इधर है, कुछ देर के बाद इधर होनी है, तो उसमें अपोजिशन हो रही है ना, बार बार चेंज हो रही है, अपोजिशन की वजह से वहाँ पे कुछ लॉस हो रहा होता है, उसे कहा जाता है हिस्टेरिसिस लॉस। और हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है जब हम परमेएबल एलॉय इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉस है वो भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ जो रैंडम लॉस हैं जिसका कोई पता ही नहीं होता वो भी हो रहे होते हैं। सो दीज आर दी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर है नटशेल के अंदर, हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया। बाकी इनकी इन टॉपिक्स पे होपफुली मैं कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सो आप उनको ज़रूर देखिएगा, उनको ज़रूर समझिएगा, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा।